हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईएएस क्लासेस में। मेरा नाम है विराट और आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्रह के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने भूगोल एक परिचय, ठीक है, सौरमंडल ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया था और इसी के साथ ही हमारे तीसरा लेक्चर जो हमारा ग्रह के बारे में है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। तो ग्रह के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे अलग अलग ग्रहों के बारे में, यानी अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में। तो जो पहला हमारा ग्रह है वो है हमारा बुध यानी मरकरी के बारे में। इसमें क्या कह रहा है कि यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जो बुध ग्रह है हमारा वो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है, सूर्य का सबसे पास में ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यानी जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो उसके 2 घंटा पहले हमको यह दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यानी बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, छोटा होने के साथ साथ यह जो है सूर्य के नज़दीक भी है। ठीक है, ये हो गया। और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है हमारा, फिर कह रहा है कि इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। अब क्या कह रहा है कि इसमें एक विशिष्ट गुण है, यानी बुध में एक हमारा विशिष्ट गुण है। जो 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 गुण है हमारा वो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र। यानी बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है, वो है चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है हमारा, फिर कह रहा है कि यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। ठीक है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, ये कह रहा है इसमें। ठीक है, यानी यह सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा है वह बुध जो है बहुत ही कम समय में पूरी करता है, इसीलिए यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। ठीक है, ये कह रहा है इसमें। अब फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, फिर कह रहा है यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। यानी जो दिन होता है वो बहुत ही गर्म और रात जो होती है वो बहुत ही ठंडी होती है, बर्फीली होती है। ठीक है, इसका तापांतरण सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, किसका, बुध का। बुध का जो ताप है वो अन्य ग्रहों से सबसे अधिक यानी 600 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा कि इस बुध ग्रह में जो रात होती है बहुत ही बर्फीली होती है और दिन बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, ये कह रहा है इसमें। तो ये हमारा हुआ बुध के बारे में कुछ नोट्स हैं। फिर क्या हमारा क्या कह रहा है, वो है हमारा शुक्र के बारे में यानी वीनस के बारे में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप मेरे वीडियो के साथ साथ जो नोट्स बनाते चलिएगा तो नोट्स आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं और इसकी नोट्स बनाए आपको अभी समझ में आया, बाकी आप जब नोट्स को अपनी फिर से रिवीजन करेंगे तो उससे आपको ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, इससे आप कोई प्रतियोगिता में जाएंगे तो उसमें जो सवाल पूछते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें तो आप उस प्रतियोगिता को अच्छे से निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो पे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कर चुके होंगे। ठीक है, और बाकी जो नए बच्चे आए हैं हमारे इस वीडियो में वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दो, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमारा क्या कह रहा है शुक्र के बारे में, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है, शुक्र कौन सा है, शुक्र है पृथ्वी का सबसे निकटतम। बुध जो था वो सूर्य का सबसे निकटतम था और जो शुक्र है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम और सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है, ये कह रहा है यहाँ पे। सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। फिर क्या कह रहा है, इसे जो है सांझ का तारा भी कहते हैं। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। आप कभी कभी देखिएगा कि शाम को जिस तरफ सूरज डूबता है उसी जो दिशा में शाम को यह तारा दिखाई पड़ता है। ठीक है, शुक्र जो है ग्रह दिखाई पड़ता है और सुबह जहाँ सूरज उगता है वहाँ दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। फिर क्या कह रहा है,
या एनी ग्रह के विपरीत दक्षिणावृत्त यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। ठीक है, चक्रण करता है। अब जो क्लॉकवाइज दक्षिणावृत्त है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कि दक्षिणावृत्त क्लॉकवाइज है क्या। तो ये हुआ, आप नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, हाँ, तो नोट बनाते चलिएगा। अब फिर हमारा दूसरा जो आ रहा है हमारा लैपटॉप पे, वो क्या कह रहा है कि इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। कौन सा? शुक्र ग्रह। शुक्र जो है पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं, और यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। ठीक है, और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यानी बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं था और शुक्र के पास भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, सूर्य जो था वो बुध जो था, बुध जो है हमारा सूर्य के सबसे निकटतम था। ठीक है, और जो शुक्र जो है, शुक्र हमारा पृथ्वी के सबसे निकटतम था। ठीक है, ये हुआ हमारा बुध और शुक्र के बारे में। फिर जो हमारा ग्रह आता है वो है हमारा बृहस्पति यानी जुपिटर के बारे में। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब ये जो बृहस्पति है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा, ठीक है, इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा यानी सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि बृहस्पति जो जुपिटर प्लैनेट्स है वह मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा यानी सबसे कम समय लगता है, और सूर्य की परिक्रमा में 12 वर्ष लग जाते हैं। ये कह रहा है बृहस्पति के बारे में। फिर क्या कह रहा है कि हाँ, इसके उपग्रह हैं कौन कौन से हैं। इसके उपग्रह गैनीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर। तो जो हमारा बृहस्पति है उसका उपग्रह जो है वो है गैनीमीड, और यह सभी उपग्रहों में से बड़ा है। यानी जो हमारे और भी ग्रह हैं उनके जो उपग्रह होंगे उनसे भी सबसे बड़ा उपग्रह जो है हमारा वो है गैनीमीड, जिसका उपग्रह है वो है बृहस्पति का, और इसका रंग क्या है? इसका रंग पीला है। इस उपग्रह का गैनीमीड का जो रंग है वो पीला है। ठीक है, तो ये हुई हमारी जो बृहस्पति के बारे में यानी जुपिटर के बारे में। फिर जो हमारा आता है वो है हमारा मंगल के बारे में। ठीक है, तो मंगल के बारे में पढ़ेंगे, मार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है, मंगल जो हमारा ग्रह है उसको लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो जो इसको लाल ग्रह कहते हैं उसका जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, ये आयरन ऑक्साइड जो दिया है यहाँ पर कि लाल ग्रह जो है हमारा वो इसका रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है हमारा? फिर यहाँ कह रहा है कि यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। ठीक है, यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षातली 25 अंश के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यानी यहाँ पृथ्वी के जो हैं 2 ध्रुव हैं समान। ठीक है, पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं जिसका इसका एक कक्षातली 25 अंश के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर। हाँ, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा क्या कह रहा है? फिर कह रहा है हमारा इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। किसके? मंगल का। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है। यानी जो मंगल ग्रह है वो अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर जो कह रहा है कि इसके 2 उपग्रह हैं। इसके 2 उपग्रह हैं और बृहस्पति के 1 थे। कौन सा? गैनीमीड। ठीक है, ये था। और जो अब हमारे मंगल है इसके 2 उपग्रह हैं। एक है हमारा फोबोस और डिमोस। एक
फोबोस और डिमोस। ठीक है, ये कह रहा है मंगल का। और अब सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को 687 दिन लगते हैं। ठीक है, तकरीबन 2 साल। ठीक है, तो मंगल जो सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करने में उसको 687 दिन लग जाते हैं। फिर क्या कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। ये हमारी जो लाइन यहाँ पे बताया है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो ओलंपिस है, ये ओलंपिस मैसी, ये और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये 2 आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है पेपर में। ये जो ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। ये यहाँ पे लाइन बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा, नोट बना चलिएगा बस। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर। अब क्या है हमारा दूसरा नोट्स पे कि आर्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रों और हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिलती है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि मार्स ओडेसिस नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर जो है बर्फ छत्र को और हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिलती है, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है हमारा, फिर कह रहा है कि इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। अभी जल्दी में शोध हुआ था, नासा ने किया था, इसरो ने किया था कि मंगल ग्रह पर जो है जीवन संभव है और चंद्रमा पे भी जीवन संभव है। बल्कि नासा ने चंद्रमा पर वाईफाई की जो हमारी सुलभता है वो भी वहाँ पे चालू कर दी गई है। ठीक है, चंद्रमा पर जो है वाईफाई की सेवा भी वहाँ पे शुरू कर दी गई है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे। और फिर क्या कह रहा है कि 6 अगस्त 2012, ठीक है, 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर ग्रेल कैटर नामक स्थान में पहुंचा था। ये एक तो हमारा जो है हमारी लाइन है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। ठीक है, इसको आप अच्छे समझिएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, फिर कह रहा है यहाँ पर कि यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, ये है यहाँ पर कह रहा है कि मंगल पर जीवन की संभावना और इसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन MOM 5 नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर 2013 को श्री हरिकोटा कहाँ पड़ता है हमारा, ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को श्री हरिकोटा से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रेक्षण यान PSLV C-25 से प्रेक्षित किया। ये कह रहा है इसके अंदर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, ठीक है, ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन 5 नवंबर 2013 को श्री हरिकोटा से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रेक्षणयान से प्रेक्षिपित किया। ये कह रहा है इसके अंदर। अब जो यहाँ पे हमारा इसरो का आया है, ये भी एक नंबर में पूछा था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। ये तो हमारा हिंदी में दिया है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में होता है हमारा, इंग्लिश में क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, ये किसका फुल फॉर्म है, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे एक नंबर पूछ लेता है, इसलिए मैं बताया आपको। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर कि यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर कि जो हमारा यहाँ पर हरिकोटा से जो ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रेक्षण यान PSLV C-25 प्रेक्षित किया गया था, यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय
अभियान है। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है कि यदि यह सफल हो जाता है तो इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगी। ठीक है, कि जो ये हमारा प्रेक्षण प्रयान है यह अगर सफल हो जाता है, ठीक है, यह सफल हो जाता है तो इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा, ठीक है, एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी होगी? हमारे देश की होकर की। ठीक है, यानी विश्व में चौथी एजेंसी हमारी जो भारत की होगी वो भारत की होगी। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है कि जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। ठीक है, जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा वो चौथी नंबर पे हमारी हो जाएगी, हमारी रैंक हो जाएगी विश्व स्तर पर। ठीक है, इसरो की। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यहाँ पर हमारी, फिर हमारा शनि के बारे में। हमने भी मंगल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसके बाद अब हमारा जो आया है वो है शनि के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब आप बताइएगा कि ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब जो हमने अभी पहले पढ़ा कि यह सबसे पहला बड़ा ग्रह कौन सा है, यह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि आकार में सबसे पहला बड़ा ग्रह कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर कि इसकी विशेषता। ठीक है, किसकी विशेषता? शनि की। शनि की विशेषता क्या है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या 7 है। ठीक है, वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी जो हमारी ये शनि है, शनि की विशेषता क्या है हमारी कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना, यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली का होना, और वलय की संख्या जो है हमारी वो 7 है, और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। बाकी तारे सफ़ेद तो होते हैं, लेकिन जो हमारे शनि हैं यह हमारा पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। फिर क्या कह रहा है कि शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध, ठीक है, यह आकार में बुध के बराबर है। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर, यानी शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अब यहाँ पे फिर से आया, देखिए, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। अब आप मुझे फिर कमेंट कर बताइएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पहले नंबर पर कौन सा उपग्रह है। ये अभी हम पहले पढ़ा है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है कि यह आकार में बुध के बराबर है। जो शनि हमारा उपग्रह टाइटन है वो आकार में बुध के बराबर है, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे कि टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है कि टाइटन की खोज जो है 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। आप नोट्स बना चलिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, पूरी निचोड़ मिलेगी इसके ज्योग्राफी की। मैं आपको बार बार बताता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे आपको ऐसी क्लास बहुत ही कम मिलेंगी। ठीक है, बाकी तो अभी मैं आपको इस तरह बताता हूँ, लेकिन मैं अभी वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, आपको अच्छे से पूरा फिगर बना के समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको दिमाग में बैठा ले रहिएगा, क्योंकि आगे इसको आपको खोज अभी आपको आगे काम देगा ये। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, फिर कह रहा है हमारा कि यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। ठीक है, कि जिसका पृथ्वी के समान जो है सघन वायुमंडल है, किसका? शनि का। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है कि फोबे नामक शनि का उपग्रह इसी कक्षा के घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यानी फोबे नामक शनि का उपग्रह, फोबे नामक जो शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में काम करता है। यानी शनि का उपग्रह जो है इसी की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, फोबे नामक। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है हमारा, फिर है कि इसका घनत्व शनि का उपग्रह इसी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसका घनत्व शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल में से भी कम है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसमें जल में रखने पर तैरने लगेगा।
ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है हमारा, फिर हमारा ग्रह आता है, वो है हमारा ग्रह अरुण। ठीक है, यानी उरेनस के बारे में, अरुण के बारे में। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। यानी जो अरुण है हमारा ग्रह, अरुण प्लैनेट जो है हमारा, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या कह रहा है कि अरुण की खोज 1981 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। ठीक है, ये जो है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर कि इसकी खोज 1981 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी। ये कह रहा है इसके अंदर, किसकी, अरुण की खोज में। ये हो गया। फिर क्या कह रहा है हमारा कि इसके चारों ओर 9 वलयों के 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इपीसलोन है। ठीक है, इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर, अरुण के चारों ओर 9 वलयों के 5 वलय, ठीक है, 9 वलयों के 5 वलयों का नाम जो है वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इपीसलोन है। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर, अणु के जो है वलयों के नाम बताया इसके अंदर। फिर कह रहा है कि यह अपने कक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। जो ये दक्षिणावर्त वामावर्त आया है, ये आपको पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा ज़रूर। इससे पहले कि हमारी जो फर्स्ट लेक्चर है उसको आप शुरुआत से देखेगा, तभी आपको उसे समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आप इसको फर्स्ट से देखेगा, फिर आपको समझ में आएगा ये ज्योग्राफी हमारी। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, यह सर्वोदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। यहाँ जो सूर्योदय है पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त जो है पूरब की ओर। यहाँ देखिए कुछ अजीब दिया है, यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर, यानी उल्टा यहाँ पे दिया है अरुण के बारे में। ठीक है, यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर, यानी सूर्य उगता पश्चिम की ओर है और जो डूबता है पूरब की ओर। बाकी पृथ्वी पर सूरज जो है उगता पूरब से है और डूबता पश्चिम में है, और यहाँ अरुण के पास जो है सूर्योदय पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है। यहाँ पे ये देखिए एक ठो है ज्ञान के लिए। और अब आगे क्यों कह रहा है, आगे कह रहा है हमारा कि इसके सभी उपग्रह अभी भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यानी इसके सभी उपग्रह, अरुण के सभी उपग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यानी जब ये विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं तो यानी यहाँ पे सब विपरीत ही होगा अरुण में। तो वही बताया, यहाँ पे सूर्यास्त जो है पूरब की ओर होता है और जो सूर्योदय है वो पश्चिम की ओर होता है, यही बताया इसके अंदर। फिर हमारा क्या कह रहा है कि यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है। यानी यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ये देखिए, लेटा हुआ ग्रह किस नाम से, किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये 1 नंबर का सवाल है आपको। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह, यानी अरुण का जो है सबसे बड़ा उपग्रह क्या कौन सा है, टाइटेनिया है। ठीक है, ये हो गया अरुण के बारे में। फिर जो हमारा है वो है हमारा वरुण के बारे में, नेपच्यून के बारे में। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलशास्त्र जॉहान गाले ने की थी। ठीक है, किसकी, वरुण की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलशास्त्र जॉहान गाले ने की थी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बता रहा है, आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि नए खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। नए खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर, ये कह रहा है इसके अंदर। अब क्या कह रहा है कि यह हरे रंग का ग्रह है। कौन, वरुण। वरुण जो है हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ गजब तथ्य हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ना होगा अच्छी तरह से मन लगा करके। ठीक है, तो जो वरुण है हमारा,
यह हरे रंग का रंग ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है कि इसके उपग्रहों में टिटान प्रमुख है। यानी जो हमारा वरुण ग्रह है, वरुण का जो उपग्रह है, ठीक है, उसमें से एक उपग्रह जो है टिटान, वो प्रमुख है इसमें, ये बताया है इसके अंदर। फिर हमारा जो आता है वो हमारा पृथ्वी, यानी हमारा ग्रह धरती के बारे में, ठीक है। इस पे ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यानी पृथ्वी जो है आकार के हिसाब से यह 5वां में रैंक आती है पृथ्वी की। फिर क्या कह रहा है कि पृथ्वी की अक्ष अपने कक्षा तल पर बने लंबे से, पृथ्वी का कक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से, ठीक है। पृथ्वी का जो अक्ष है उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.1/2 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट झुका हुआ है, ये कह रहा है यहाँ पर। अभी आप अगर 11th पे पढ़े होंगे, ठीक है, 11th में आप पढ़े होंगे कि जो इस तरह से लिखा जाता है 23 डिग्री 7 मिनट 7 सेकंड, ये इस तरह से पढ़े होंगे आपने रेडियन डिग्री के बारे में, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे बताया गया आपको, ठीक है, ये बताया गया है। तो फिर अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि 23 डिग्री 30 मिनट झुका हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल पर बने लंब से 23 डिग्री 30 मिनट झुका हुआ है, ये बताया। अब यहाँ पे जो 23 डिग्री और 23 डिग्री ये जो आया है, ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष की कक्षा तल से 66 डिग्री यानी 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये आपका आया है ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो है हमारा वो कह रहा है क्या कि यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, यानी पृथ्वी पर ही खाली जीवन है इस वक्त, बाकी सारे ग्रहों पर अभी खाली रिसर्च हो रहा है। जैसा अभी हमने पहले पढ़ा था, इसरो ने अपना जो प्रतिच्छापन वो भेजा था अपना ग्रह, ठीक है, उससे यहाँ पता चल रहा है कि कहीं कहीं ग्रह पर हमारे जो जीवन है वो संभव है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ बताया कि पृथ्वी पर इस समय खाली जीवन संभव है और कहीं कोई ग्रह में जीवन संभव अभी तक नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, यानी और सबके तो फोबोस डिमोस हैं, टिटेन है, टाइटेनियम है, वो है। बाकी जो पृथ्वी का एक उपग्रह है वो है हमारा चंद्रमा खाली, ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है हमारा कि इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अब जो यहाँ पर जो ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास आया है, ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और ग्रहों के बारे में संक्षिप्त में, ठीक है। अब जो आ रहा है हमारा, फिर क्या कह रहा है कि यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1,610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। यानी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1,610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 1 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। कभी कोई पूछ लिया है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब कितने मिनट, कितने घंटे या कितने सेकंड में अपना पूरा चक्कर लगाती है, तो यानी यहाँ 23 घंटे 56 मिनट और 1 सेकंड में अपना पूरा चक्कर लगाती है, ये कह रहा है इसके अंदर। अब क्या कह रहा है कि पृथ्वी की इस गति को, ठीक है, पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। कभी कभी आता है आपके फिजिक्स में आता है, ठीक है, कि घूर्णन गति किसको कहते हैं, तो घूर्णन गति किसको कहते हैं, घूर्णन गति किसे कहते हैं कि घूर्णन गति अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब, ठीक है, पृथ्वी का जो घूमना होता है, चक्कर लगाना होता है, उसको घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है कि इस गति से दिन और रात होते हैं,
जो घूर्णन गति है इसी से हमारा दिन और रात होता है। ठीक है, जो पश्चिम से पूरब की ओर अपना जो वो चक्कर लगाती है इसी से दिन और रात होते हैं। ये कह रहा है इसके अंदर। अब क्या कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन है। अब क्या कह रहा है कि हमारा यहाँ पे पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। यानी जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है जिस समय पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है उस समय को सौर वर्ष कहा जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है। और अब जो बता रहा हूँ ये देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। यानी जो हमारा कैलेंडर आता है, कैलेंडर का जो वर्ष साल आता है वह सौर वर्ष के 6 घंटा आगे बढ़ जाता है, ये बताया इसके अंदर। ठीक है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनकर समायोजित किया जाता है। जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनकर समायोजित किया जाता है, ये कह रहा है इसके अंदर। अब जो बताया यहाँ पे लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण हमारे फरवरी माह में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन हो जाते हैं। कभी कभी फरवरी में जो है 28 दिन की जगह पे 29 दिन हो जाते हैं। वो किस कारण होते हैं? इसी लीप वर्ष के कारण। जो साल में जो सामान्य साल होता है उसमें 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है उसमें हमारे 366 दिन होते हैं, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। ये कह रहा है कि पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है वह इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण, ठीक है, तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। आप सीधा सीधा देख लीजिए कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है। पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है सूर्य के वार्षिक गति के कारण होता है। इतना देख लीजिए आप खाली, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा होता है। एक तो यहाँ पे वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और दूसरा वार्षिक गति के कारण ही यहाँ पे पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा होता है, ये कह रहा है यहाँ पर। फिर हमारे क्या कह रहा है कि बनावट एवं आकार की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। ठीक है, अभी शुक्र में जैसे पढ़ा था कि शुक्र अपने घनत्व द्रव्यमान के हिसाब से जो पृथ्वी के आकार पृथ्वी के समान है, और यहाँ पर बताया गया है कि आकार में बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, ये कह रहा है यहाँ पर। अब कह रहा है कि जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण, यहाँ जल है ना, तो जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ये कह रहा है इसके अंदर। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये देख लीजिएगा आप। कभी कभी ये भी पूछ लेता है 1 नंबर में कोई भी परीक्षा में। ठीक है, क्या सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये कह रहा है जो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। ठीक है, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है, ये कह रहा है इसके अंदर। अब क्या कह रहा है कि यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। ये जो प्रकाश वर्ष आपका शब्द आया, ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे 11th में कि प्रकाश वर्ष को कैसे नापते हैं, तो वहाँ पर यही बताया गया कि यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, अब जो नोट में हमारा कह रहा है कि नोट में क्या कह रहा है हमारा कि 24 अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक, ठीक है, कि प्राग गणराज्य जो चेक था उसमें खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा ख़त्म कर दिया। यानी जो हमारा प्लूटो ग्रह था वो ख़त्म कर दिया उसका दर्जा कि वह अंतरिक्ष में प्लूटो ग्रह है। किसके कारण? किसने किया था ख़त्म? इसको किया था 24 अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU,
की प्राग गणराज्य बैठक। आप खाली इतना रखिए कि 24 अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU ने प्लूटो को सौरमंडल में होने का दर्जा समाप्त कर दिया। बस इतना, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह अरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। ये कह रहा है यहाँ पर कि जो प्लूटो ग्रह है वो इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और सब ग्रहों की कक्षा जो है वो वृत्ताकार है और जो इसकी वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है, ये कह रहा है यहाँ पर। तो यानी यहाँ पे जो प्लूटो ग्रह है, प्लूटो ग्रह का होना दर्जा खत्म कर दिया गया है, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि नए खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणियों में रखा गया। अभी हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था बौने ग्रह, ठीक है, उल्कापित ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, इनके बारे में पढ़ा था। तो उसी के बारे में यहाँ कह रहा है कि प्लूटो को भी जो है बौने ग्रह में श्रेणी में रखा गया है, ये कह रहा है यहाँ पर। फिर हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि यह सूर्य का भी निकटतम तारा है, ठीक है। जो हमारा प्लूटो है वो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, ये कह रहा है यहाँ पर। अब क्या कह रहा है कि साइरस और डॉग स्टार, ठीक है, साइरस और डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं, ये कह रहा है। एवं सूर्य के 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा है। जो हमारे साइरस और डॉग स्टार तारा है वह पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, ये कह रहा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा होता है, ये कह रहा है कि साइरस और डॉग स्टार जो सर्वाधिक चमकीला तारा है, ठीक है, जो सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है, यह पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, ये कह रहा है। अब ये तो रही हमारी पृथ्वी के बारे में। अब जो हमारा वो हमारे चंद्रमा मामा के बारे में बात हो रही है। चंद्रमा मामा के बारे में क्या बात हो रही है कि चंद्रमा की तरह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन कराने वाला विज्ञान सेनोलॉजी कहलाता है। यानी जिसमें हम चंद्रमा का अध्ययन करते हैं उसको हम सेनोलॉजी कहते हैं, ये कह रहा है इसके अंदर। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पर जो धूल का मैदान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शांति सागर कहते हैं, ये कह रहा है यहाँ पर। फिर कह रहा है कि यह चंद्रमा का सबसे पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। यानी एक तरफ चंद्रमा का उजाला है और दूसरी तरफ पीछे का जो हमारा भाग है चंद्रमा का, वहाँ पर पूरा अंधकारमय है। तो जो हमारा अगला है, ठीक है, जिस पे उजाला आता है उसको हम लोग शांति सागर कहते हैं, धूल के मैदान को, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत 35,000 फीट यानी 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, ये कह रहा है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित जो है लिबनिट्ज पर्वत 35,000 फीट यानी 10,600 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। कभी कभी पूछा जाता है कि चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत कौन सा है, तो वो चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत लिबनिट्ज है जो 10,668 मीटर ऊंचा है। और पूछते हैं कि चंद्रमा को और किस ग्रह से नाम से जाना जाता है, तो उसको हम जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। ये हो गया चंद्रमा। अब क्या कर रहा है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, ये हो गई चंद्रमा के बारे में बात। यहाँ क्या कह रहा है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, चंद्रमा पृथ्वी की। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी पूरा टोटल करें तो 365 दिन 6 घंटे में वह पूरी करती है। यहाँ पे ये बात हुई है। और क्या कह रहा है कि और इतने ही समय में अपने कक्ष पर एक घूर्णन करता है। चंद्रमा जो है जितने समय में परिक्रमा करता है पृथ्वी की, उतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन भी कर लेता है, ये कह रहा है। तो यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है और पृथ्वी की चंद्रमा का 57% भाग को भी देख सकते हैं। यानी जो पृथ्वी के चंद्रमा है, यानी चंद्रमा का 57% भाग ही हम देख सकते हैं और जो बाकी 43% भाग है उसको हम लोग देख नहीं सकते, वो अंधकारमय होता है, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है कि चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री
का अक्ष कोण बनाता है। ये कह रहा है कि चंद्रमा का अक्ष तल जो है वो पृथ्वी के अक्ष के समान 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है, यानी जो चंद्रमा अक्ष है वो पृथ्वी अक्ष के लगभग समांतर है। ठीक है, इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का परिक्रमण जो है पथ जो है परिक्रमण वो भी दीर्घवृत्ताकार है, यहाँ पे ये कहा गया। अब क्या कहना है कि चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। ठीक है, ये सारे जो हम अभी आपको बता रहे हैं टॉपिक्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो चंद्रमा का व्यास है वो 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 भाग है। ये मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, जिससे आप कॉपी में इसको एक एक पॉइंट से नोट भी कर सकते हैं। आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचनी नहीं पड़ेगी कि मैं किसे बनाऊँ इसको नोट्स, तो आप खाली इसी को उतार के भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या कह रहा है कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। यानी सूर्य के संदर्भ में, ठीक है, चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि, यानी जो चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा जो है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड में पूरी करता है चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर। और इसी समय को चंद्रमास यानी साइनोकॉर्डिक मास भी कहते हैं। जितने समय में चंद्रमा सूरज की परिक्रमा करता है उस समय को चंद्रमास या साइनोडिक मास भी कहते हैं, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर हमारे क्या कह रहा है कि नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 सही 1 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। ये कह रहा है कि नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 1/2 दिन में पुनः अपनी उसी स्थिति में होता है। 27 1/2 दिन 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड की एक अवधि नक्षत्र मास कहलाती है। नक्षत्र मास जो होती है, नक्षत्र मास की अवधि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड की अवधि जो है नक्षत्र मास कहलाती है, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है कि ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है, ये कह रहा है इसके अंदर। यानी ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जो है 11.5 है। फिर क्या कह रहा है कि अपोलो के एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चल रहा है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है, ठीक है, जितना पृथ्वी। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर। यानी अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ठीक है, अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टान, ठीक है, चंद्रमा का जो चट्टान लाए थे यहाँ पृथ्वी पर, उससे हमें यह पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना पुराना है जितना पृथ्वी। यानी पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है हमारे यहाँ पर? पृथ्वी हमारी 460 करोड़ वर्ष पुरानी है, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है कि इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है कि इन चट्टानों में टाइटेनियम जो है अधिक मात्रा में है। ठीक है, इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है, ये कह रहा है यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है कि नोट में कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी जो है 3,84,365 किलोमीटर है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, चंद्रमा से सूरज की कितनी दूरी है। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से समझ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी का औसतन जो है 3,84,365 किलोमीटर है, ये कह रहा है। फिर हमारा क्या कह रहा है कि ब्लू मून एक कैलेंडर माह के 2 पूर्णिमाएँ हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ठीक है, एक कैलेंडर माह में अगर 2 पूर्णिमाएँ हो, ठीक है, यानी जो एक कैलेंडर माह होता है, यानी एक महीने में अगर 2 पूर्णिमाएँ होती हैं, ठीक है, तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है वो ब्लू मून कहलाता है, ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसका
मुख्य कारण दो पूर्णिमाओं के बीच का अंतर यानी 31 दिनों से कम होता है। ठीक है, दो पूर्णिमाओं का बीच में अंतर जो होता है वो 31 दिनों से कम होता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा 2-3 साल पर होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अगस्त से कम होता है। ठीक है, अगस्त से कम होता है यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है, ऐसा 2-3 साल पर होता है। ठीक है, ब्लू मून जो है 2-3 साल पर होता है, यानी अगस्त 2012 में दो पूर्णिमाएं 2 व 31 अगस्त देखे गए थे। ठीक है, ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पर कि जो अगस्त 2012 में दो पूर्णिमा यानी 2 व 31 अगस्त को देखे गए थे। इसमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। और जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून होते हैं, ये कह रहा है कि इसमें से जो 31 अगस्त था वो पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। और जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून होते हैं, यानी किसी वर्ष विशेष में 2 या इससे अधिक माह ब्लू मून होते हैं, ये कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, ब्लू मून होते हैं, मून ईयर कहा जाता है। ये हो गया। फिर क्या कह रहा है कि वर्ष 2018 में ईस्वी में ब्लू मून ईयर था। ठीक है, यानी 2018 में, पहले 2012 में आया, फिर 2018 में ब्लू मून ईयर था, ये कह रहा है। अब बात हुई हमारे यहाँ पे बौने ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह, ठीक है, इस बारे में पढ़ चुके हैं। उल्कांत ग्रह, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा आता है बौने ग्रह के बारे में। तो बौने ग्रह में पहले हमारा क्या है, वो है हमारा यम प्लूटो के बारे में। IAU ने इसका न्यू नाम 1,34,340 रखा है। ठीक है, यानी यम का जो इसका नया नाम जो है वो 1,34,340 रखा है। ये हो गया यम का नया नाम। ठीक है, बाकी कोलाइड टाल्मो ने 1930 ईस्वी में खोज की थी। कभी कभी पूछते हैं कि यम की खोज किसने की थी, तो यम की खोज क्लाइड टाल्मो ने 1930 ईस्वी में की थी। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब फिर क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अगस्त 2006 ईस्वी में IAU की प्राक सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को श्रेणी की में अलग करके बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यानी जो अगस्त 2006 में IAU की प्राक सम्मेलन थी उसके मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यम जो है ग्रह से बौने ग्रह की श्रेणी में आ गए थे। ये कह रहा है यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है कि यम को गण की श्रेणी में निकालने जाने का कारण क्या क्या था। ठीक है, यम को जो है गण की श्रेणी से निकालने का कारण क्या था। पहला था हमारा आकार में चंद्रमा से छोटे होना, दूसरा इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, और तीसरा वरुण की कक्षा से काटना। ये 3 कारण थे जो यम को गण की श्रेणी में नहीं रख पाए थे। फिर हमारा जो ग्रह है वो हमारा सेरस के बारे में। तो सेरस की खोज जो है इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। ठीक है, सेरस की खोज किसने की थी, सेरस की खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था, ये कह रहा है। फिर IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। सेरस को जो है बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। ठीक है, सेरस को जो बौने ग्रह की श्रेणी है उसमें एक संख्या से जाना जाता है, ये कह रहा है यहाँ पर। फिर हमारा है कि इसका व्यास बुध के व्यास से 1/5 भाग है। ठीक है, सेरस का जो व्यास है वो बुध के व्यास के 1/5 भाग है। ये हो गया। अब जो हमारा नोट के बारे में कह रहा है, नोट क्या कह रहा है कि अन्य बौने ग्रह जो है चेरॉन एवं 2003 UB 313 यानी इरेस है। यानी चेरॉन एवं इरीज 2 बौने ग्रह हैं, ये कह रहा है यहाँ पर।